बैठ जाइए सब लोग, बैठिए फटाफट। लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन हो चुका था, कार्बन भी हो चुका था। इसके बाद लिखेंगे सिलिकॉन। संकेत होता है SI। इसकी परमाणु संख्या, अच्छा ये वाला याद ही होगा है ना। और द्रव्यमान संख्या किस ब्लॉक का एलिमेंट है? P ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। यह एक अर्धचालक है। दूसरा, चिप्स बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। लेज वाला नहीं बता रहे हैं। चिप्स जो गैजेट में या मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं ना, उस चिप्स, या इसका दूसरा लिख सकते हैं मेमोरी कार्ड, जनरली चिप्स कहा जाता है। मोबाइल के मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह में जो पतला पतला धागा तार दिखते हैं, हाँ सिम में भी पीछे होता है, वो भी सिलिकॉन का बना होता है। यानी कि चिप्स, मोबाइल कार्ड, सिम कार्ड, इन सब में चमकता हुआ एक धातु जो नजर आता है पतले स्ट्रिप के तौर पे, वो क्या कहलाएगा? चिप्स कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सिलिकॉन का यौगिक। सिलिकॉन का यौगिक कार्बन में जितने आवश्यक तत्व थे और उसके यौगिक थे, उसका नाम बता दिया गया था। सिलिकॉन ऑक्साइड सुना होगा यौगिक में। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, इसे क्या कहते हैं? माने बालू समझते हैं, बालू। इसी सिलिकॉन ऑक्साइड को जब पढ़ा जाता है तो सिलिका पढ़ते हैं। और समझिए बालू यानी कंकर मिट्टी वाला जो एक चीज नजर आता है, वही सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। जैसे तेज हवा चले तो धूल में कंकर, छोटे छोटे कण होते हैं, वो सब सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं। बालू भी इसे कह सकते हैं आप। ठीक है? बस काफी है, सिलिकेट वगैरह की जरूरत नहीं है, तो उसका नाम नहीं बता रहे हैं अभी। सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिका या बालू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जानेंगे इसमें नाइट्रोजन। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 7। नाइट्रोजन, इसका संकेत N, 7 और 14। परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14। नेक्स्ट, लिखेंगे लाइन चेंज करके इसमें, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था।
यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वर्ग 15 का। पी ब्लॉक वर्ग 15 का ये टोटल एलिमेंट है, उसी में नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सेरेबियम, बिस्मथ, उसी ग्रुप के सारे एलिमेंट है ये। हो गया? टोटल नाम आप लिख चुके हैं, बार बार मत लिखिएगा, कोई फायदा नहीं है। लिखिए, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है जो 78% है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है जो 78% है। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण को फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दलहनी पौधों की जड़ों में, दलहनी पौधों यानी दाल वाले पौधे, पी प्लांट्स, दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है? लाइन चेंज करके लिखेंगे, वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज हो जाती है, NO3। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज हो जाती है, नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। नाइट्रेट में चेंज हो जाती है और तब इसका फिक्सेशन होता है, और तब इसका फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण। लाइन चेंज करके एक पॉइंट और, पौधों तथा जंतुओं में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। पौधों तथा जंतुओं में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, यह यूरिया का प्रमुख अवयव है, कंपोनेंट है। यह यूरिया का, यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है ना, NH2CO NH2, तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा। यूरिया में, यह यूरिया का एक प्रमुख अवयव है, एलिमेंट है या फिर कंपोनेंट है, लिख सकते हैं। यूरिया का एक प्रमुख कंपोनेंट है। यूरिया को और किस नाम से जाना जाता है? क्या? कृत्रिम उर्वरक। यूरिया को लैब में तैयार किया हुआ एक फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम उर्वरक भी कहते हैं। यूरिया को कृत्रिम मतलब जो हमने तैयार किया है। नाइट्रोजन कितना? तो कम लग रहा है। किसी चीज में अकेले लगभग आधा होना कम है।
इंडियन क्रिकेट टीम का स्कोर 300 और किसी एक आदमी का स्कोर 210, पूरे टीम का स्कोर 300 और एक आदमी का 202, तो वो काफी नहीं लगता? बस वही है, अंदाजा लगा लीजिए। बिल्कुल वैसा ही है कि 100% में बहुत से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, उसमें अकेले नाइट्रोजन का 46 या 47% होना इनफ माना जाता है, बहुत है। तो कहते हैं कि आधा तो हम ही हैं। कुछ दिन पहले एक आदमी मिला था, होता नहीं, गांव में घुमाने ले गया और बोले कहाँ तक देख रहे हैं? तो बोला कि मतलब आगे जो चिमनी नजर आ रही है बहुत दूर, छोटा चिमनी नजर आ रहा था, इतना दूर थे लोग। बोला कि जहां तक आपको दिख रहा है सब मेरा ही है। बोले आप है कौन? बोले जमींदार हुआ करते थे हम लोग। बात वही है, जो है सो अपना ही है। कैसी फीलिंग आती है सुन के उस वक्त? कोसों कोस में जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक गब्बर हमारा है। अच्छा लगता है सुन के? तो कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे मुलाकात होती है, आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं ओजोन की तरफ। ओजोन O3 नाइट्रोजन को फिक्स करता है जड़ों में। बैक्टीरिया राइजोबियम है जो नाइट्रोजन को जो मौजूद रहता है उसको वायुमंडल से खींच के, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को खींच के नाइट्रेट बना के फिक्स करने का काम करता है, जो दलहनी चीजों में पौधों के माध्यम से दाल तक पहुंचता है। यानी कि रहर का पौधा हो सकता है, मटर का पौधा हो सकता है, उसमें उसी से होता है। अगर स्थिरीकरण न की जाए तो दलहनी पौधे कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक जीवाणु होता है मिट्टी में, वही स्थिर करता है। तो जीवाणु का नाम अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा जीवाणु है जो स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम ध्यान रखना है। ओजोन का क्या काम है? ओजोन किस मंडल में है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन। जो काम क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा, यानी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे रक्षा करता है। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसी को ओजोन अवशोषित कर लेता है और स्वच्छ प्रकाश जो हमारे लिए जरूरी है उतना नीचे भेजता है। इसकी लंबाई, इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई पाई जाती है। 15 से 30 किलोमीटर मतलब यहां से दानापुर को खड़ा कर दीजिए, यहां से दानापुर की लंबाई लीजिए, उसको सीधे खड़ा कर दीजिए, उतना मोटा ये परत पाया जाता है और उससे प्रकाश छन के तब नीचे पहुंचती है जितनी जरूरत हो। यानी कि क्या कहते हैं इसको? छाता कह सकते हैं। दुनिया का छाता ओजोन को ही कहा जाता है, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को जो अनावश्यक है उसको वहीं अवशोषित कर लेती है और बाकी को आवश्यक चीजों को हमारे यहां भेजती है नीचे जमीन तक। अगर ये ना रहे तो बहुत सी समस्या। फिजिक्स के एक दिन इसके बारे में बताया था। हाँ, स्किन कैंसर भी होने लगता है, कई से मतलब पेड़ पौधे, इंसान, हर किसी को नुकसान करता है, सजीव, यहां तक कि मिट्टी को भी नुकसान करता है, उनकी उर्वरता को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। ओजोन में छेद भी हैं, मतलब इंसानों की आदत है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, इसीलिए ओजोन में क्या है? छिद्र है। छेद नहीं कहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, छिद्र कहिए, माने होल है। कहां पे? एक तो है अंटार्कटिका और दूसरा कनाडा। इन दोनों जगह चूंकि सबसे ज्यादा मात्रा में बर्फ है, पेड़ पौधे ना के बराबर है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का प्रवाह वहां नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो अगर ओजोन में छेद हो गया तो उसकी भरपाई संभव नहीं है। तो अंटार्कटिका में एक भी पेड़ पौधा नहीं है और कनाडा में भी पेड़ पौधा नाम मात्र के, अगर कहीं है भी तो उसमें एक भी पत्ता नहीं है, सूखा सूखा सा नजर आता है। और ये दोनों बर्फीला इलाका है। तो कनाडा तो समझ में आता है कि वहां इंसान रहते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो एसी का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करके रहते हैं।
ठंडे जगह पर भी एसी का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर रहेगा माइनस में, आपको रहना है 20 के टेम्परेचर में, तो कौन है 20 बनाएगा? एसी। और एसी से, रेफ्रिजरेटर से, इन सब चीजों से सीएफसी गैस रिलीज होती है, और सीएफसी गैस रिलीज होगी तो वो धीरे धीरे जहां जाके टकराएगी वहां छेद करते हुए बाहर निकल जाएगी, और वही छिद्र अंटार्कटिका और कनाडा दोनों में नजर आता है। अगर वह छिद्र हुआ तो पराबैंगनिक हानिकारक किरणें सीधे नीचे आएंगी और टेम्परेचर को बढ़ाएंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलना, और बर्फ पिघलेगा तो जो क्षेत्र बर्फीला है वो पूरा जलमग्न हो जाएगा। तो कनाडा ने पूरी दुनिया से बहुत अच्छे से हाथ जोड़कर ऐसे कहा कि आप सभी लोग, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सीएफसी गैस का प्रयोग कम से कम करें ऐसी चीजों का, ताकि हम लोग पूरी तरह जलमग्न होने से बच जाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पे। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा देश है। अरे तो वही तो हम भी कह रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो कनाडा और अंटार्कटिका, ध्यान ये रखना है कि ये दोनों जलमग्न न हो। अगर जल की मात्रा बढ़ेगी तो समुद्र का लेयर बढ़ेगा, और समुद्र के नजदीक जो भी आसपास में बसे हुए राज्य हैं, जिले हैं, देश हैं, वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ओजोन क्या क्या कर सकती है? लगता है कि प्रभाव कहीं एक जगह नहीं, पूरी मानवता पर एक साथ प्रभाव पड़ेगी, नुकसान कहीं भी होगा तो लोग कहेंगे इंडिया तक थोड़ी पहुंचने वाला है, आ जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे तो सब है। कहीं भी समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो उसका पानी धीरे धीरे दूसरे देशों तक पहुंचेगा, क्योंकि समुद्र की कोई बाउंड्री नहीं है। तो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए खतरनाक है, ओजोन इससे रक्षा करती है। और थैंक गॉड कि 10-12 महीने जो लॉकडाउन रहा, इसमें ओजोन परत वापस प्रिपेयर हो गई। जो पिछले कई 100 सालों में नहीं हुआ था, वो इधर सिर्फ 10 से 11 महीने में हुआ, और ये इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई, ओजोन की डेंसिटी, और जहां जहां होल थे, छेद थे, वो सब फील हो गए, और एकदम समझिए छतरी आपकी नई हो गई बरसात में। तो वही तो कह रहे हैं, यही तो समस्या है कि यहां सीएफसी गैस का रिलीज ही ना हो। लेकिन हमने रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका में छोटे छोटे शोध संस्थान भेजे हैं, मैत्री भेजे, गंगोत्री भेजे, भारती भेजे, इंडियम ने ही 4-5 भेज रखा है, रसिया ने भी 8-10 अपने संस्थान भेजे हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये जो रिसर्च करने वाले लोग जाते हैं, माइनस के टेम्परेचर में कैसे एडजस्ट होंगे? एसी, एसी चाहिए तो सीएफसी रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो नुकसान पहुंचाएगी। वहां तो पेड़ पौधा है नहीं कि रिलीज होगा तो उसको फिर भर देगा। कारण यही है, अंटार्कटिका में एसी के प्रयोग होने की वजह से इतना नुकसान हुआ। बात समझ आ गई? अब आगे बढ़ जाएं। तो ओजोन की बातें चूंकि पर्यावरण से रिलेटेड है, और साइंस, सोशल, सब में कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप इंतजार कीजिएगा कि साइंस में ही आए, नहीं, जीके जीएस में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, नाइट्रोजन के यौगिक नहीं ना लिखे अभी, लिख लीजिए नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के बीच में ओजोन कहां से घुस गया? वायुमंडल की वजह से। नाइट्रोजन के यौगिक, एक होता है NO2, एक होता है N2O। NO2 क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन। NO2 रहे तो इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, और N2O रहे, N में 2 रहे तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और इसी को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, हंसाने वाली गैस। एक बार किसी को सुंघा दो तो भले ही आंख में से आंसू निकल रहे हो, लेकिन वो हंसता रहेगा। इसमें इमोशन कैसा है वो पता नहीं चलता, सिर्फ लाफिंग गैस के माध्यम से वो गैस अगर जरा से भी रिलीज हुई तो जितना आदमी है सब हंस हंस के पागल हो जाएगा। होता है सर, पिक्चर्स में देखने को मिलता है, वाकई तो नहीं देखा हमने भी। नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट लिखेंगे,
पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा जरा सी ज्यादा हो गई और ज्यादा सूंघ लिए तो हंसते हंसते स्वर्ग सिधार कर जाएंगे। जरा सी भी मात्रा बढ़ गई अगर तो वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है, जान ले ले। और लोग कहते हैं ना हंसते हंसते चला गया। नाइट्रस ऑक्साइड। लाइन चेंज करके एक चीज और लिखिए, दांत की सर्जरी में भी NO2 का प्रयोग किया जाता है। दांत की सर्जरी, दांत को उखाड़ना, दांत का लगाना, ऐसा होता है ना, NO2 इस्तेमाल किया जाता है उसमें दर्द निवारक के रूप में। तो दांतों की सर्जरी में NO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3, अगला यौगिक नाइट्रिक एसिड HNO3। नेक्स्ट वो जो बॉम्ब बनाने वाली चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, TNT का नाम पहले आपको लिखाया था हमने। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसका पूरा नाम पूछा जाता है। TNT का पूरा नाम क्या है? यह भी नाइट्रोजन के यौगिक में आता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। जैसे बेंजीन होता है वैसे टोलुइन होता है। एरोमेटिक यौगिक में जाने जाते हैं वो दोनों। ठीक है, और कुछ? एक TNP भी होता है, इसका भी नाम बताया थी क्या? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ, ये सब एरोमेटिक यौगिक में है, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें मात्रा होती है इसलिए नाइट्रोजन के यौगिक भी कहलाते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP। नेक्स्ट लिखेंगे नाइट्रस एसिड HNO2, इसको पढ़ते हैं नाइट्रस एसिड। और HNO3 हो जाए तो नाइट्रिक एसिड कहलाता है, नाइट्रस नहीं, फिर वो नाइट्रिक हो जाता है अगर 3 रहे तो। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl, इसको क्या पढ़ते हैं? अमोनियम क्लोराइड। इन सब में नाइट्रोजन की मात्रा है इसलिए नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में गिने जाते हैं। इतना यौगिक काफी है। ये दोनों नाम थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इनके, TNT या TNP। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिटा दें, फास्फोरस। फास्फोरस माने P, परमाणु संख्या 15, द्रव्यमान संख्या 15 और 31। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे थोड़ी देर पहले नाम लिखे थे ना, सीरीज में देखिए, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे है उसी रो में, क्या बोलते हैं उसको? वर्ग 15, P ब्लॉक एलिमेंट, फास्फोरस। लिखेंगे प्रकृति में यह अस्थायी तौर पे पाया जाता है। पहला पॉइंट, प्रकृति में यह अस्थायी तौर पर पाया जाता है, अस्थायी तौर पर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, जंतुओं के मूत्र और रक्त दोनों में पाया जाता है। जंतुओं के मूत्र यानी यूरिन और रक्त यानी ब्लड दोनों में पाया जाता है।
यूरिन और ब्लड दोनों में पाया जाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क एडल्ट मैन, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 0.7 kg या 70 ग्राम कि 700 ग्राम होगा, 700 ग्राम होगा ना, 0.7 kg यानी 700 ग्राम फास्फोरस पाया जाता है। हर आदमी में है, घबराइए मत, वैसे भी आप लोग वयस्कों के ही श्रेणी में आते हैं। 0.7 kg या 700 ग्राम पाया जाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में यानी सिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखेंगे फास्फोरस के प्रकार। टाइप्स ऑफ फास्फोरस। नंबर 1, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, इसका प्रयोग दिया सलाई में करते हैं। माचिस की तिली जो होती है ना, जलाने का काम करते हैं, उसके जो गोल सा बना होता है हल्का सा, उसी में होता है लाल फास्फोरस। इसका प्रयोग दिया सलाई में करते हैं, माचिस में। पटाखा में भी करते हैं। क्रैकर्स, पटाखे में भी प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। चिटपुटिया देखे हैं? चिटपुटिया में छोटा छोटा गोल गोल बना होता है जो बंदूक में लगा के बच्चे उड़ाते हैं, आपने भी उड़ाया होगा, उन सब में लाल फास्फोरस होता है। चिटपुटिया, दिवाली वाली लिखिएगा, नहीं तो बाद में कुछ और चिटपुटिया खोजने लगेंगे। दिवाली वाली चिटपुटिया में भी लाल फास्फोरस की मात्रा होती है। हाँ, बंदूक से भी करते हैं, या तो कुछ लोग ईंटा से कूच कूच के उसको उड़ाते हैं, या कुछ लोग दीवार में रगड़ के चटक पटक बजाते रहते हैं। मतलब आवाज आनी चाहिए, चट पट करते रहे तो चुटपुटिया कहलाती है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल तो है, दो लोहे के बीच में उसका एक कटिंग रख के और ऊपर से छोड़ो, नीचे आके चट से आवाज आती है, वैसा भी बिकता है। हर आदमी के चुटपुटिया फोड़ने के अपने तरीके हैं, आप अपने हिसाब से फोड़िएगा। नेक्स्ट, आतिशबाजी में भी इसका प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी जो बम वगैरह ऊपर जाके छूटता है ना अलग अलग कलर्स में, उसमें भी फास्फोरस की मात्रा होती है। आतिशबाजी यानी पटाखे उड़ाना, आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे सफेद फास्फोरस। इसको श्वेत या पीला दोनों कहा जाता है शायद, श्वेत या पीला फास्फोरस, बस यही कर दें, श्वेत या पीला फास्फोरस, इसी का नाम दूसरा टाइप में आ जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? लिखेंगे
सफेद फास्फोरस धूप में आते ही पीला हो जाता है, इसलिए दोनों नाम रखना पड़ता है। सफेद फास्फोरस धूप में रखने पर पीला हो जाता है। दूसरी विशेषता, यह हवा के संपर्क में आते जल उठता है। हाँ, स्वतः जल उठता है। हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल उठता है। फास्फोरस के प्रकारों में यह सबसे ज्यादा क्रियाशील है, श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस के प्रकारों में यह यानी श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील है। या डायरेक्ट लिखे ना, यह सबसे ज्यादा क्रियाशील है, मतलब बाकी सब में यह सबसे ज्यादा क्रियाशील है। एक काला फास्फोरस होता है, टाइप लिख लीजिए, उसका यूज नहीं है। तीसरा नाम लिखिए काला फास्फोरस। और चौथा लिख लेंगे सिंदूरी फास्फोरस। चौथे का नाम होगा सिंदूरी फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, सिंदूरी। और काला को ब्लैक कहते हैं। सिंदूरी को स्कारलेट कहा जाता है, स्कारलेट फास्फोरस। काला फास्फोरस और स्कारलेट ये दोनों अक्रियाशील है। काला फास्फोरस भी अक्रियाशील मतलब क्रिया में हिस्सा नहीं लेता, और सिंदूरी फास्फोरस भी किसी क्रिया में हिस्सा नहीं लेता। ध्यान रहेगा। व्हाइट फास्फोरस को पानी में भी डुबा के रखा जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है। और सोडियम को कहां डुबा के रखा जाता है, और आदमी को कहां डुबा के रखा जाता है। आदमी को ऑक्सीजन में डुबा के रखेंगे। चलिए जीके जीएस का क्लास का टाइम हो गया, पढ़िए उसको।